हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं का 12वां चैप्टर ध्वनि। तो पिछले वीडियोस में हमने ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इसका संचरण कैसे होता है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि ध्वनि को संचरण के लिए जो तरंगें बनती है वो किस किस तरह की तरंगें होती है। उनमें संपीड़न और विरलन जैसे दो शब्दों के बारे में हमने जाना कि संपीड़न क्या होते हैं, जहाँ पे माध्यम के कण एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे संपीड़न बनता है, और जहाँ पे दूर दूर होते हैं, अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, वहाँ पे विरलन बनता है। तो इस तरह से तरंगें बनती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि को पहुँचाती है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने विस्तार से पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं ध्वनि की गति। क्या ध्वनि में भी गति होती है? क्या ध्वनि भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग तरह से पहुंचती है, कभी जल्दी कभी लेट, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये हमको अब पता लगेगा कि ध्वनि भी अलग अलग जगह पर उसकी स्पीड अलग अलग होती है, ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। तो ध्वनि की चाल क्या है? ध्वनि स्रोत से ध्वनि जिस दर से हमारे कानों तक पहुंचती है वो ध्वनि की चाल कहलाती है। जितना समय लगाती है एक जहाँ से उत्पन्न हो रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने बोलना शुरू किया, यहाँ से सामने तक कितनी देर में पहुँच रही है, और यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ और भी कारकों पर निर्भर होती है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्वनि क्या है? जिस दर से वो ध्वनि स्रोत से ग्राही तक, जो उसको ग्रहण कर रहा है, जिस दर से वो पहुंच रही है, उसे ध्वनि की चाल कहते हैं। ध्वनि की चाल निम्न कारकों पर निर्भर करती है। माध्यम पर, जो उसके बीच में माध्यम है, किस माध्यम में बात की जा रही है। तो हमने 3 तरह के माध्यम पढ़े थे, वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। 3 तरह के माध्यम कौन से? माध्यम जल भी हो सकता है, यानी कि गैस। माध्यम ठोस भी हो सकता है, यानी कोई स्टील, लोहा, कोई भी धातु, वो ठोस हो गया तो उस माध्यम में भी ध्वनि संचरण करती है। और तीसरा है द्रव, यानी कि जल हो सकता है जिसमें ध्वनि का संचरण हो सकता है। तो ध्वनि किस पर निर्भर करती है? माध्यम, कौन से माध्यम के द्वारा ध्वनि का संचरण हो रहा है। दूसरा तापमान, तापमान कैसा है उस पर भी निर्भर करती है। और तीसरा है आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी जो वातावरण में होती है, तो उस पर भी ध्वनि निर्भर करती है। तो देखते हैं माध्यम पर कैसे निर्भर कर रही है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। वायु में ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर पर सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया हुआ है। तो हमें सिर्फ याद करना है कि ध्वनि की चाल वायु में 344 मीटर पर सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में ध्वनि 344 मीटर की दूरी तय कर लेती है। और जल में ध्वनि की चाल होती है 1500 मीटर पर सेकंड। तो ये सुनकर आश्चर्य होता है कि जल में ध्वनि ज़्यादा तेज गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक 1 सेकंड में वो 1500 मीटर की दूरी तय कर लेती है, और जबकि वायु में वो सिर्फ 344 मीटर की दूरी तय करती है ना ये आश्चर्यजनक। तो कोई फैक्ट्स हमको पता नहीं होते और हम पढ़ते हैं तब पता लगते हैं, तो हमें विश्वास भी नहीं होता कि इस तरह से भी होता है। और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है, यानी सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम द्रव में, और वायु में, गैस में तो सबसे ही कम ध्वनि की चाल होती है। और कितनी कितनी होती है ये हम ज़रा सा याद कर लेंगे। तो गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से, और ठोसों में तीव्रतम गति से संचरण करती है, प्रगमन करती है। तो जैसे कि ट्रेन की हमने एग्जाम्पल समझा था कि अगर स्टेशन पे खड़े होकर ट्रेन की पटरी पे अगर हम कान लगाए तो ट्रेन जितनी दूर है, यानी उसकी जो आवाज़ है, ट्रेन के आने की जो शोर है, वो हम अपने कानों से तो नहीं सुन पाते, क्योंकि वो ध्वनि हम कहाँ से सुन रहे हैं, कौन से माध्यम से सुन रहे हैं? वायु से सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने कानों को पटरी के पास लेके जाएं और वहाँ जाके सुने तो हमें कानों में उस ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे जाती है। तो अब समझ में आता है हमको कि वो जो ध्वनि है वो किस माध्यम से पहुँच रही है पटरी पे? लोहे, यानी ठोस के माध्यम से पहुँच रही है, तो वो जल्दी पहुँच रही है। और वायु में जो ध्वनि आ रही है वो हमारे पास तक पहुँच ही नहीं रही है। तो इस उदाहरण से हमको याद आ जाएगा कि हाँ, वाकई में जो ध्वनि है वो लोहे में या ठोस वस्तु में जल्दी से गमन करती है। दूसरा है जिस पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है वह है तापमान।
तो ध्वनि का तापमान पर भी निर्भर होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड और 20 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर पर सेकंड। जो अभी हमने ध्वनि की चाल पढ़ी थी तो वो कौन से टेम्परेचर पर थी? 20 डिग्री पर थी। तो ये भी हमें याद रखना है कि 20 डिग्री पर ध्वनि की वायु में चाल होती है 344 मीटर पर सेकंड और जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर उसकी चाल हो जाती है कम, यानी ठंडे स्थानों पर ध्वनि धीमी गति से प्रगमन करती है। तो जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता जाता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। तो ये भी हमने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन अब हम महसूस करके देखेंगे। जब हमको ये फैक्ट्स पता लग गए हैं तो हम अब महसूस करके देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है। ठंड में धीमी गति से आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है और गर्म दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक थोड़ी सी ज़्यादा वेग से पहुंचती है। तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता, नमी जो हम वायु में महसूस करते हैं, बरसात के दिनों में ज़्यादा महसूस करते हैं। तो ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर भी निर्भर होती है। ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कम परंतु नम वायु में अधिक होती है। यानी जब ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हमने ध्वनि की चाल 3 कारकों पर निर्भर होती है वो हमने समझा। माध्यम पर, आर्द्रता पर और तापमान पर, तीनों बातों पर किस किस तरह से निर्भर होती है ये हमने समझ लिया। अब एक चीज़ और है नई, ध्वनि बूम। ध्वनि बूम क्या होता है? तो ध्वनि बूम होता है जोर से आवाज़ होना, पैरासोनिक साउंड जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? तो देखिए, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो उन वस्तुओं को पराध्वनिक चाल वाली कहा जाता है। ध्वनि की चाल से अधिक जिन वस्तुओं की चाल होती है, ऐसी वस्तुएं कौन कौन सी है? तो ऐसी वस्तुएं हैं वायुयान, जो एरोप्लेन उड़ता है उसकी गति ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। बंदूक की गोलियां, रॉकेट, तो जेट एरोप्लेन्स जो होते हैं, ये सब क्या है? ये वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो जब ये चलते हैं तो अत्यधिक उच्च चाल के कारण पराध्वनिक वायुयान, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट वायु में अत्यधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो प्रघाती तरंगें कहलाती है, शॉकिंग वेव्स कहलाती है। बहुत तेज आवाज़ करते हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। तो ये जो आवाज़ करते हैं ये आवाज़ कहलाती है ध्वनि बूम। प्रघाती तरंगों द्वारा होने वाले असाधारण वायु दाब परिवर्तनों से ध्वनि का तीव्र विस्फोट होता है जो ध्वनि बूम कहलाता है, सोनिक बूम कहलाता है। क्या हुआ है? जब ये ध्वनि से ज़्यादा तेज चल रही है ये वस्तुएं तो उनसे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है जो कि वायु के अंदर बहुत तेज आवाज़ करती है, जो कि सोनिक बूम के नाम से कहलाते हैं। और ये सब शॉकिंग वेव्स होती हैं। इनकी वजह से जो तरंगे उठेगी, ध्वनि तो आवाज़ करेगी तो तरंगे उठेगी, तो ये तरंगे क्या कहलाती है? शॉकिंग वेव्स कहलाती है, प्रघाती तरंगे कहलाती है, जिससे नुकसान भी बहुत सारा हो जाता है क्योंकि ये असहनीय शोर उत्पन्न होता है जो हमारे कानों में दर्द उत्पन्न करता है। और ध्वनि बूम द्वारा उत्सर्जित विशाल ध्वनि ऊर्जा कांच के टुकड़े टुकड़े तक कर देती है। जब बहुत तेज़ आवाज़ होती है, ये तो हमने महसूस भी किया है, जब पटाखे छोड़ते हैं तो पटाखों की कभी कभी इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि उससे पास में रखे हुए कांच के ग्लास भी टूट जाते हैं। तो वो शोर की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इतना तेज शोर होता है तब इस तरह की घटनाएं घटती है। तो ये है ध्वनि बूम। ठीक है, अब प्रश्न है जो हमारी किताब में दे रखा है, वायु, जल तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है? तो अब हमें बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा, सबसे तेज गति करती है ध्वनि ठोस में। तो ठोस है लोहा, फिर उसके बाद है जल में और फिर उसके बाद है वायु में। तो सबसे तेज ध्वनि किस में चलती है? ठोस में चलती है। तो इसका उत्तर हम विस्तार से भी दे देंगे कि वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड है, जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकंड है और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड है। तो गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है।
तो इस तरह से हमने ध्वनि की चाल को समझा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ध्वनि की जो तरंगे हैं वो कैसी कैसी होती हैं, उनके क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। थैंक यू।